वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स। आज हम रैनन मार्टिन का चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है द वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इसमें हम वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो पहले जो 19 चैप्टर हैं रैनन मार्टिन के, वो भी इसी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलें जी, चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन कि वर्ब क्या होता है। वर्ब एक सेंटेंस में वर्ब ऐसे वर्ड को हम कहेंगे जो हमें किसी पर्सन या किसी थिंग, किसी शख्स या किसी चीज़ के बारे में कुछ बता रहा हो, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हो। कैसे? एक सेंटेंस में वर्ब जो है वो 3 काम कर रहा होता है। आमतौर पर नॉर्मली 3 तरह के काम हैं जो वर्ब कर रहा होता है, इनमें से कोई एक भी वो कर रहा होता है। तो पहला काम क्या है? व्हाट अ पर्सन आर थिंग डज, कि कोई शख्स या चीज़ क्या कर रहा है, इसके बारे में जो वर्ड हमें बता रहा है वो वर्ब होता है। कैसे? अली लॉफ्स, अली हंसता है। अब यहाँ पे अली एक पर्सन है और लॉफ्स उसकी हंसने की कंडीशन है। तो लॉफ हमें बता रहा है कि अली हंसता है, तो लॉफ यहाँ पे एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है। और सेकंड है एग्जाम्पल, द बेल रिंग्स। अब यहाँ पे रिंग जो है वो हमें बता रहा है कि बेल के बारे में। बेल एक थिंग है और उसके बारे में रिंग जो वर्ड है, रिंग्स, वो हमें बता रहा है कि बेल घंटी बजती है। तो घंटी बजना एक एक्शन है। तो यहाँ पे किसी शख्स या चीज़ के एक्शन के बारे में जो चीज़ बता रही होती है, जो वर्ड बता रहा होता है, वो वर्ब होता है। दूसरी कंडीशन क्या है वर्ब की? व्हाट इज डन टू अ पर्सन आर थिंग, कि किसी के साथ क्या होता है, वो भी वर्ब होता है। वो वाला वर्ड भी, कि किसी के साथ जो काम हो रहा होता है उसका भी उसको भी हम वर्ब ही कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल है पहली हमारी, अली इज स्कॉल्डेड। इसका मतलब है कि अली को डांटा गया। अब अली को जो डांट पड़ी है, अब अली ने खुद कोई काम नहीं किया लेकिन अली को डांट पड़ी है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि डन टू अ पर्सन, समथिंग इज डन टू पर्सन, कि कुछ ना कुछ किसी के साथ हुआ है। पर्सन या थिंग, किसी शख्स के साथ या किसी चीज़ के साथ कुछ होना जो है, उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो भी वर्ब होता है। तो यहाँ पे अली के साथ क्या हुआ है कि उसको डांट पड़ी है। तो यहाँ पे स्कॉल्ड, जिसकी यहाँ पे दूसरी फॉर्म, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है स्कॉल्डेड पास्ट की। तो स्कॉल्ड जो है वो डांट का पड़ना, वो एक वर्ब है। तो स्कॉल्डेड वर्ब। और दूसरी एग्जांपल हमारी, द विंडो इज ब्रोकन। अब विंडो ने खुद कोई काम नहीं किया लेकिन विंडो के साथ एक काम हो गया। वो क्या हुआ कि वो टूट गई है। तो ब्रोकन, ब्रेक जो है वो वर्ब होता है, और ब्रोकन यहाँ पे उसकी पास्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म जिसे हम कहते हैं ब्रोकन, के खिड़की जो है वो टूट गई है। तो ब्रोकन यहाँ पे एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है। तीसरी कंडीशन वर्ब की क्या है? वो है व्हाट अ पर्सन आर थिंग इज, कि कोई शख्स या चीज क्या है, उसके होने की जो कंडीशन है, उसकी जो स्टेट है, वो भी वर्ब ही होता है। कैसे? एग्जाम्पल है हमारे पास, द कैट इज डेड। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? कैट की एक स्टेट का, बिल्ली की एक हालत को बताया जा रहा है। हालत क्या है उसकी? मुर्दा। कि द कैट इज डेड, कि बिल्ली जो है वो मर चुकी है या मुर्दा है। तो उसकी जो कंडीशन, उसकी जो हालत और स्टेट बताने के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है डेड। तो डेड यहाँ पे एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है। सेकंड एग्जाम्पल में, ग्लास इज ब्राइटल। अब यहाँ पे ब्राइटल जो वर्ड है वो बता रहा है कि ग्लास जो है वो ब्राइटल है, चमकदार है। तो यहाँ पे ब्राइटल उसकी कंडीशन, उसकी स्टेट, उसकी हालत के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे ब्राइटल जो है वो एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है। तो वर्ब जो है वो हमेशा, जो हमने एक आम रूटीन में एक सेंटेंस सुना होता है कि काम करने का, काम करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो वर्ब होता है, वो गलत है। काम करना ही नहीं, काम होना या किसी हालत का होना भी वर्ब ही है। तो वर्ब की 3 डिफरेंट कंडीशंस हैं, कि 3 डिफरेंट कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन में भी वर्ब इस्तेमाल हो सकता है। तो ये थी वर्ब की कंप्लीट एक डेफिनेशन। यहाँ पे नोट करने की एक छोटी सी बात है, वो ये है कि अ वर्ब ऑफन कंसिस्ट्स ऑफ मोर देन वन वर्ड, कि एक जो वर्ब होता है वो एक से ज़्यादा वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है। कैसे? एग्जाम्पल है हमारे पास, द गर्ल्स वर सिंगिंग। अब यहाँ पे वर सिंगिंग 2 वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। सिंग एक जो है डायरेक्ट वर्ब है, और वर जो है वो ऑक्सिलरी, या जिसे हम आम जबान में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, तो वो इस्तेमाल हुआ है। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल में हैव, और तीसरी में हैज़ बीन, ये सब ऑक्सिलरीज हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो कि मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं। जैसे सिंगिंग है पहले में, दूसरी में लर्नड है, तीसरी एग्जांपल में फाउंड है।
तो ये मेन वर्ब है, इनके साथ ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो जो वर्ब है वो हमेशा तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर मोर देन वन वर्ड, एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है कि उनके साथ कोई ना कोई ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब जिसे हम कहते हैं वो मौजूद होता है। नेक्स्ट है बड़ी अहम टाइप वर्ब की, ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? ऐसे वर्ब्स जिनमें ट्रांसफ़र का एक एलिमेंट पाया जाए। ट्रांसफ़र का एलिमेंट क्या है कि सब्जेक्ट, काम करने वाला जो एक्शन कर रहा है, उसका जो रिएक्शन है या उसकी जो एक्शन का जो रिजल्ट है या उसका जो इफेक्ट है एक्शन का, वो हो किस पे? ऑब्जेक्ट पे, कि जिस पे काम हो रहा है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। पहली एग्जाम्पल है द बॉय किक्स द फुटबॉल। अब यहाँ पे जो बॉय है वो क्या है? सब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो किक वर्ड है वो क्या है? वर्ब है, और फुटबॉल जो है वो है ऑब्जेक्ट। तो बॉय, काम करने वाले ने क्या काम किया? उसने किक मारी। किसको? फुटबॉल को। तो उसके काम करना, उसने जो काम किया, किक जो उसका काम था, उसका जो इफेक्ट हुआ वो किस पे हुआ? फुटबॉल पे। तो ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन यही है कि काम करने वाले का जो एक्शन है उसका इफेक्ट जो है वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे मौजूद हो, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऐसा वर्ब जिसका एक्शन का इफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे हो, पास ओवर हो रहा हो, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दूसरी एग्जांपल देखें, द टीचर बीट्स द स्टूडेंट। यहाँ पे टीचर जो है सब्जेक्ट है, बीट जो है वो वर्ब है, और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बीट किसको, टीचर ने किसको बीट किया? किसको मारा? किसको डांटा? स्टूडेंट को। तो एक्शन क्या है? बीट, और इफेक्ट किस पे है? स्टूडेंट पे। तो एक्शन का इफेक्ट हुआ ऑब्जेक्ट पे। ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। तीसरी एग्जांपल है दे किल्ड द वुमेन। अब यहाँ पे किल जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका के जो इफेक्ट है वो वुमेन पे हो रहा है, कि दे किल्ड द वुमेन, कि उन्होंने औरत को मारा। तो यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन जो ट्रांजिटिव वर्ब्स की बनती है वो ये है कि एक सब्जेक्ट का ऐसा एक्शन जिसका इफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे हो, उस वर्ब को या उस एक्शन वाले वर्ड को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं वो वर्ड से हमें पता चल रहा है, इनका मतलब होता है कि उलट, ऑपोजिट। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं वो ट्रांजिटिव के ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट कैसे हैं? कि इसमें जो ऑब्जेक्ट वाली बात है वो नहीं होती, कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसमें वर्ब जो है वो एक्शन भी कर रहा होता है, वो स्टेट में भी होता है, वो बीइंग में भी होता है। मतलब जो वर्ब की हमने डेफिनेशन पढ़ी उसमें हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी कि वर्ब वो वर्ड होता है जो कोई ना कोई एक्शन शो कर रहा हो, या कोई ना कोई स्टेट शो कर रहा हो, या कोई ना कोई किसी काम का होना शो कर रहा हो। तो ये तीनों डेफिनेशंस को फुलफिल करेगा ये वाला वर्ब जो है इंट्रांजिटिव। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ट्रांसफर वाला जो एलिमेंट था कि वर्ब का जो एक्शन है उसका जो इफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे होगा, जो कि हमने ट्रांजिटिव में पढ़ा है, वो नहीं है। यहाँ पे वर्ब का जो इफेक्ट है वो किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। तो कैसे? एग्जांपल देखते हैं। पहली है ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब रैन, रन की दूसरी फॉर्म है रैन। तो रन जो है वो हमारा है इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि रन, दौड़ने का जो है, दौड़ना एक एक्शन है और उसका जो इफेक्ट है वो किसी ऑब्जेक्ट पे मौजूद नहीं। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। और इंट्रांजिटिव जो वर्ब्स होते हैं वो 3 तरह की कंडीशंस शो कर रहे होते हैं, एक्शन की, या स्टेट की, या बीइंग, मौजूदगी की। तो पहली एग्जांपल है हमारी एक्शन की, ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, कि वो एक लंबा फासला दौड़ा, या उसने एक लंबा फासला तय किया दौड़ के। तो इसमें क्या है? एक एक्शन है, उसका एक्शन क्या है? भागना, दौड़ना, उसका एक एक्शन है। दूसरी एग्जांपल है द बेबी स्लीप्स। अब सोना गो के एक काम है, लेकिन ये एक स्टेट, एक हालत को शो कर रहा है कि बेबी स्लीप्स, कि जो बच्चा है वो सोता है। तो यहाँ पे एक तो ये है कि स्टेट को शो कर रहा है, और दूसरा जो हमारी डेफिनेशन है इंट्रांजिटिव की उसको भी फुलफिल कर रहा है कि स्लीप जो कि एक एक्शन है, जो कि एक स्टेट है, उसका किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट पे ऊपर इफेक्ट नहीं है। तो ये एक सिंपल स्टेट को शो कर रहा है कि बेबी स्लीप्स। यहाँ पे किसी वो ट्रांसफर वाला एलिमेंट नहीं है कि एक्शन का जो ट्रांसफर है वो किसी ऑब्जेक्ट पे पास ओवर हो रहा हो, तो ऐसा नहीं है। तीसरी जो कंडीशन है वो है बीइंग की, मौजूदगी, वजूद होना, किसी चीज का मौजूद होना। तो उसमें है देयर इज अ फ्लॉ इन दिस डायमंड।
अब यहाँ पे फ्लॉ जो है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि वो एक चीज की मौजूदगी, किस चीज की मौजूदगी, खामी की, नुक्स की मौजूदगी को शो कर रहा है कि देयर इज अ फ्लॉ इन दिस डायमंड, कि इस डायमंड में एक नुक्स है। तो उस नुक्स को शो करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब फ्लॉ, जो कि एक बीइंग, मौजूदगी की कंडीशन को शो कर रहा है। आई होप इंट्रांजिटिव वर्ब्स की समझ आ गई होगी आपको कि ये ट्रांजिटिव के ऑपोजिट होते हैं, और इसमें ऑब्जेक्ट का जो है ट्रांसफर वाला एलिमेंट वो नहीं होता, कि इसमें एक्शन का ट्रांसफर ऑब्जेक्ट पे नहीं होता। ये सिर्फ 3 कंडीशंस को शो करते हैं, एक्शन, स्टेट और बीइंग को। तो ये है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स। जो ज़्यादातर ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट उनके साथ होता है और उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह लेते हैं। लेकिन कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल। इस तरह के जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं इनके साथ आमतौर पर 2 जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कोई पर्सन हो सकता है जिसको कुछ दिया जा रहा है, या जिसके लिए कुछ किया जा रहा है, या जिसको कुछ किया जा रहा है, जिससे कुछ किया जा रहा है। तो इस तरह से वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को किसी चीज़, कोई चीज़ हो सकती है मटेरियल की, लाइक कोई भी किसी चीज़ का होना, लाइक जैसे हमारे पास एग्जांपल में वॉच है, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो देखते हैं एग्जांपल से इसको मजीद क्लैरिफाई करते हैं। पहले एग्जांपल है हिज फादर गेव हिम अ वॉच। अब ये हिम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वर्ब कौन सा है हमारे पास, ट्रांजिटिव वर्ब है हमारे पास गिव। हमारी लिस्ट जो है गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, इन्हीं में से एक वर्ब है गिव। अब गिव की यहाँ पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, हिज फादर गेव हिम अ वॉच। अब यहाँ पे अगर हम करें हिम को यहाँ से हटा दें, हिज फादर गेव अ वॉच, सेंटेंस ये भी सही है, लेकिन ये एम्बिगुअस सेंटेंस है। मुबहिम, जिसे हम कहते हैं कि कंफ्यूज करने वाला, तो उसमें अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम डाल दें तो ये क्लैरिफाई होता है। तो यहाँ पे जो हिम हम डालेंगे वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वर्ब गिव का वो है वॉच, घड़ी। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल है ही टोल्ड मी अ सीक्रेट। अगर मी हम ख़त्म कर दें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो ही टोल्ड अ सीक्रेट, इस सेंटेंस को अगर कहीं भी हम इस्तेमाल करें तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, इसका मतलब समझ आ रहा है कि ही टोल्ड अ सीक्रेट। लेकिन अगर इसको मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए हम मी या ही टोल्ड हिम अ सीक्रेट या हिम या कोई भी इस तरह का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट साथ लगा दें मेन वर्ब के साथ, जैसे कि मेन वर्ब यहाँ पे टेल है जिसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल हुई है टोल्ड, ही टोल्ड मी। तो यहाँ पे मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो सीक्रेट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे मी या हिम, इनके साथ कुछ ना कुछ हो रहा होता है। जैसे पहले एग्जांपल में गिव, कि हिम जो भी शख्स है उसको गिव, कुछ ना कुछ दिया गया। दूसरी एग्जांपल में टोल्ड, मतलब कि उसको कुछ ना कुछ बताया गया, मी को कुछ ना कुछ बताया गया, मुझे कुछ ना कुछ बताया गया। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया अ सीक्रेट, एक राज। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स जैसा कि गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, इस तरह के जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वो हमेशा या ज़्यादातर 2 ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एक इंतहाई इंपॉर्टेंट नोट, और नोट ये है कि हम किसी वर्ब को हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहेंगे, बल्कि हम उन्हें उनके इस्तेमाल के लिहाज से उन्हें ट्रांजिटिवली या इनट्रांजिटिवली उसका यूज़ कहेंगे कि ये जो वर्ब है वो ट्रांजिटिवली यूज़ हुआ है या इनट्रांजिटिवली। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो वर्ब्स होते हैं वो ट्रांजिटिवली भी यूज़ हो रहे होते हैं और इनट्रांजिटिवली भी, कि वो एज अ ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे भी काम करते हैं और इनट्रांजिटिव के तौर पे भी काम करते हैं। लेकिन उनका डिफरेंस कहाँ पे आता है? उनके इस्तेमाल में। तो हम अगर उनको ट्रांजिटिवली इस्तेमाल करना चाहें तब भी कर सकते हैं, इनट्रांजिटिवली इस्तेमाल करना चाहें तब भी कर सकते हैं। तो हम ये ज़्यादा मुनासिब है कि किसी वर्ब को ये कहा जाए कि दिस वर्ब इज़ यूज्ड इनट्रांजिटिवली या ट्रांजिटिवली, इसकी बजाय कि हम कहें कि ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। क्योंकि कोई भी बहुत ज़्यादा वर्ब्स ऐसे हैं जो एक कैटेगरी में नहीं है, वो दोनों कैटेगरीज में आते हैं। सो उनको हम एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते, कि हम नहीं कह सकते कि जो वर्ब स्टॉप है वो एक ट्रांजिटिव
वर्ब है, क्योंकि स्टॉप जो है वो इंट्रांजिटिवली भी यूज हो सकता है। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। पहले एग्जांपल है हमारे पास यूज्ड ट्रांजिटिवली। ट्रांजिटिवली वाले बॉक्स में अगर हम देखें तो पहली एग्जांपल है द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। अब यहाँ पे जो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन हमने पहले इन डिटेल की है वही फुलफिल होती है कि एक्शन जो है वो पास ओवर हो रहा है किस पे, ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ट्रेन, तो ये यहाँ पे जो स्टॉप है वो एज अ ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर हम दूसरे बॉक्स में देखें इंट्रांजिटिव वाले में, तो उसमें यही वर्ब स्टॉप जो है वो इंट्रांजिटिवली भी यूज हो रहा है। कैसे, द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली। अब यहाँ पे इंट्रांजिटिव की जो हमने डेफिनेशन की है वो शो हो रही है, द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, कि एक एक्शन को शो किया जा रहा है, और इसमें जो ऑब्जेक्ट वाली बात है वो नहीं है। कि इंट्रांजिटिव की डेफिनेशन में जो हमने पढ़ा था कि इसमें जो एक्शन है वो पास ओवर नहीं हो रहा होता, तो यहाँ पे ट्रेन जो है वो खुद ब खुद रुक रही है। इसमें किसी एक्शन को हम किसी ऑब्जेक्ट पे लागू होता नहीं देख रहे, तो ये इंट्रांजिटिव की डेफिनेशन को फुलफिल कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी वर्ब जो है वो एज अ ट्रांजिटिव भी इस्तेमाल हो सकता है, तो इंट्रांजिटिव भी। तो इसलिए हम इन्हें इनके इस्तेमाल के मुताबिक कहेंगे कि स्टॉप जो है वो ट्रांजिटिवली यूज़ हो रहा है या ट्रांजिटिवली। हम ये नहीं कहेंगे कि स्टॉप जो वर्ब है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, वो गलत होगा, क्योंकि वो स्टॉप एट द सेम टाइम ट्रांजिटिव भी है और इंट्रांजिटिव भी। सिमिलरली दूसरी और तीसरी एग्जांपल्स को भी आप कंपेयर कर सकते हैं पहली एग्जांपल को देखते हुए कि ही स्पोक द ट्रूथ, ये ट्रांजिटिव है क्योंकि स्पोक का जो इफेक्ट है वो ट्रुथ पे है, पास ओवर हो रहा है। दूसरी अगर इंट्रांजिटिव वाले बॉक्स में हम देखें तो ही स्पोक हॉटिली, तो यहाँ पे स्पोक जो है वो एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सिमिलरली तीसरी एग्जांपल है द हॉर्स किक्ड द मैन, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है किक जो वर्ब है। और अगर इंट्रांजिटिव में इसको देखें तो द हॉर्स नेवर किक्स, तो यहाँ पे ये एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल हुआ है। तो ये इनके इस्तेमाल के मुताबिक हम कहेंगे कि कोई वर्ब इंट्रांजिटिवली इस्तेमाल हो रहा है या ट्रांजिटिवली। यहाँ पे एक नोट करने की छोटी सी बात है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जैसे हमारे पास है कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाई। इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं ये एक ऐसे यूं कह लें कि काम हैं जो किसी के साथ नहीं किए जा सकते, कैन नॉट बी डन टू एनीथिंग, किसी के साथ नहीं किए जा सकते, जो कि ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन है किसी के साथ करना, कि किसी ऑब्जेक्ट पे वर्ब का जो है इफेक्ट वो नहीं इसका हो सकता। तो ये जो है ये ट्रांजिटिवली इस्तेमाल नहीं हो सकते, ट्रांजिटिव की जो डेफिनेशन है उसको ये फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांजिटिव की डेफिनेशन ये है कि जो वर्ब होगा उसका जो एक्शन होगा उसका इफेक्ट किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे होगा, कि उसका जो वर्ब का जो इफेक्ट है वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो रहा होगा। लेकिन ये वो वाले वर्ब्स हैं जिनका इफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी चीज़ पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, तो ये कभी भी ट्रांजिटिवली यूज़ नहीं हो सकते। इस तरह के जो वर्ब्स हैं कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाई एटसेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ब्स यूज्ड रिफ्लेक्सिवली। एक जो वर्ब है उसका वो रिफ्लेक्सिवली कैसे इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही शख्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों एक ही शख्स को शो कर रहे हैं, तो उस सूरत में जो वर्ब होगा उसको हम कहेंगे कि दिस वर्ब इज़ यूज्ड रिफ्लेक्सिवली, कि ये एज अ रिफ्लेक्सिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ। कैसे, एग्जांपल है हमारे पास द मैन किल्ड हिमसेल्फ। मारने वाला कौन है, मैन, और मरा कौन, हिमसेल्फ, खुद ही। तो काम करने वाला सब्जेक्ट और जिस पे काम हुआ ऑब्जेक्ट दोनों एक ही बंदा है। तो यहाँ पे जो वर्ब हमने इस्तेमाल किया है किल, वो एज अ रिफ्लेक्सिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि रिफ्लेक्सिवली वर्ब तो इस्तेमाल हो रहा होता है लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम शो नहीं करते, उसको नहीं लिखा जाता। जैसे एग्जांपल है हमारे पास द बबल बर्स्ट। अब यहाँ पे अगर इटसेल्फ लगा दें तो भी ठीक है, ना भी लगाएं तो सेंटेंस की समझ आ रही है। दूसरी एग्जांपल है प्लीज कीप क्वाइट। अब यहाँ पे योर सेल्फ लगा दें तो हमने जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दिया, लेकिन अगर ना भी लगाएं तो सेंटेंस की समझ आ रही है कि प्लीज कीप क्वाइट। अब यहाँ पे तीसरी एग्जांपल है विद दीज वर्ड्स ही टर्न्ड टू द डोर। अगर टर्न्ड हिमसेल्फ टू द डोर लगाएं तब भी ठीक है, टर्न्ड टू द डोर लगाएं तब भी ठीक है। कहने का मतलब है कि जो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, जैसे कि पहली एग्जांपल में इटसेल्फ है, दूसरी में योर सेल्फ है, तीसरी में हिमसेल्फ है, ये बाज़ औक़ात हज़फ किए जाते हैं
नहीं लगाए जाते, गायब किए जाते हैं। सो जब ये नहीं लगे होंगे तो जो भी वर्ब इस्तेमाल होंगे, जैसे बर्स्ट है, कीप है, टर्न्ड है, तो ये सब के सब इनको हम कहेंगे कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इनको हम ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे, ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। लेकिन अगर ये लगे होंगे तो फिर ये इंट्रांजिटिव नहीं होंगे, फिर ये रिफ्लेक्सिव वर्ब्स कहलाएंगे। जैसे अगर पहले एग्जांपल को देखें कि अगर हम कहें कि द बबल बर्स्ट, तो सिर्फ अगर द बबल बर्स्ट पे हम रुक जाएं तो फिर बर्स्ट जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अगर हम लिखें द बबल बर्स्ट इटसेल्फ, तो फिर ये हो गया रिफ्लेक्सिव वर्ब, क्योंकि ये डेफिनेशन जो रिफ्लेक्सिव वर्ब की है उसको फुलफिल कर रहा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही है। नेक्स्ट है एक नोट करने की बात, वो ये है कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो रिफ्लेक्सिव वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं और ट्रांजिटिव के तौर पे भी। जैसे हमने पहले इन डिटेल पढ़ा है कि वर्ब्स जो होते हैं उनको हमेशा हम कहते हैं उनके इस्तेमाल के हिसाब से कि ये ट्रांजिटिवली या इंट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ, ना कि हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि एट अ सेम टाइम एक ही वर्ब दोनों कैटेगरीज में आ रहा होता है। तो यहाँ भी सेम ही कंडीशन है कि एक ही वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकता है उसके इस्तेमाल के हिसाब से और रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है। कैसे एग्जाम्पल देखते हैं? पहले एग्जाम्पल है आई इंजॉय माई सेल्फ सिटिंग अलोन। अब यहाँ पे ये है रिफ्लेक्सिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इंजॉय जो वर्ब है वो रिफ्लेक्सिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। कैसे? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव वर्ब की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे? आई इंजॉय माई सेल्फ, इंजॉय करने वाला भी वही और माई सेल्फ का आना मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरी एग्जाम्पल है ही इंजॉयज गुड हेल्थ। अब ये ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ है। कैसे? क्योंकि ये ट्रांजिटिव की जो हमने डेफिनेशन इन डिटेल कर रखी है उसको फुलफिल करता है कि सब्जेक्ट का जो एक्शन है उसका इफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे हो, तो ट्रांसफर का यानी कि एलिमेंट हो। दूसरी एग्जाम्पल ही इंटरेस्टेड हिमसेल्फ इन हिज फ्रेंड्स वेलफेयर, ये रिफ्लेक्सिवली आ गया। और सेम ही जो वर्ब है इंटरेस्ट वो एज अ ट्रांजिटिव इस्तेमाल हुआ है। चौथी में एग्जाम्पल में अगर आप देखें हिज टॉक डज नॉट इंटरेस्ट मी, तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि रिफ्लेक्सिवली और ट्रांजिटिवली एट अ टाइम एक वर्ब इस्तेमाल हो सकता है। उसका सिर्फ इस्तेमाल के डिफरेंस से हमें पता चलेगा कि ये कौन सी कैटेगरी में है। नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब्स यूज्ड एज ट्रांजिटिव्स, कि कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। कैसे? जब उनमें कॉजेटिव सेंस मौजूद हो। कॉजेटिव सेंस का क्या मतलब है? कि कॉज एंड इफेक्ट वाली सूरत हाल मौजूद हो। कैसे एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं? पहले एग्जाम्पल है इंट्रांजिटिव के बॉक्स में देखें द हॉर्स वॉक्स। अब यहाँ पे जो वॉक जो है वर्ब वो एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है कि वो इंट्रांजिटिव की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। अगर उसी को हम ट्रांजिटिव वाले बॉक्स में देखें ही वॉक्स द हॉर्स, अब यहाँ पे जो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है उसको फुलफिल किया जा रहा है कि एक जो वर्ब है उसका इफेक्ट जो है वो ट्रांसफर हो रहा है किस पे? हॉर्स पे। तो यहाँ पे हॉर्स के चलने की जो वजह है वो है वर्ब वॉक, तो वॉक यहाँ पे ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हो गया। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल है बर्ड्स फ्लाई, तो ये इंट्रांजिटिव है। लेकिन द बॉयज फ्लाई देयर काइट्स, सेम ही जो वर्ब फ्लाई है वो यहाँ पे एज अ ट्रांजिटिव हो गया। कैसे? क्योंकि पतंगों के उड़ने की जो वजह है वो फ्लाई वर्ब है, तो यहाँ पे ये कॉजेटिव वजह वाला जो सेंस है वो आ गई। तो जब ये वजह वाली सेंस हो तब वो जो हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो ट्रांजिटिव बन जाते हैं। नेक्स्ट एक यहाँ पे नोट करने की अहम बात है वो ये है कि कुछ वर्ब्स ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दो डिफरेंट कैटेगरीज में ऐसे आते हैं कि उनके सिर्फ स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस किया जाता है, जबकि जो मीनिंग है वो सेम होती है। कि ट्रांजिटिव में जो हम इस्तेमाल करेंगे वो उनमें एक कॉजेटिव सेंस मौजूद होगी, कि उसमें एक कॉज एंड इफेक्ट वाला जो रूल है कि एक किसी काम की वजह होना वो वाली सेंस मौजूद होगी। लेकिन वर्ड वो सेम ही कैटेगरी के होंगे लेकिन उनके स्पेलिंग्स डिफरेंट होंगे और जबकि उनका जो मीनिंग है वो सेम होगा। कैसे? एग्जांपल है हमारे पास मैनी ट्रीज फॉल इन द मूनसून। अब यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे फॉल इस्तेमाल हो गया, जबकि उसके पैरेलल एग्जांपल है ट्रांजिटिव में वुड मैन फेल ट्रीज। अब जो फेल है वो है काज टू फॉल, गिरने की वजह। तो यहाँ पे जो वजह वाले वर्ड हैं उनके वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स जिनके हम वजन उनकी वजह वाले वर्ड्स हैं, उनकी कॉज वाले वर्ड्स हैं, वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। एक डिफिकल्ट सी बात है, एग्जांपल से ज्यादा अंडरस्टैंड होगी। दूसरी एग्जांपल देखिए राइज अर्ली विद द लॉक। अब राइज का मतलब है उठना और उसके पैरेलल जो वर्ड है
जो कि उठने की वजह होता है वो होता है रेज। तो ट्रांजिटिव हुआ रेज, रेज यूर हैंड्स, उठने की वजह, काज टू राइज, रेज का मतलब है उठने की वजह, काज टू राइज। तीसरी एग्जांपल है सिट देयर। अब सिट और उसके जो पैरेलल वर्ड है ट्रांजिटिव वर्ब है सेट है, सेट द लैम्प ऑन द टेबल। अब जो सेट है वो क्या है, कॉज टू सिट, बैठने की वजह या नीचे बैठने की या नीचे रखने की वजह। तो जो वजह वाले वर्ड्स हैं, जो कॉज वाले वर्ड्स हैं, वो ट्रांजिटिव वर्ब्स हो जाते हैं, और जो उनके पैरेलल सिंपल जो होते हैं वो हम इंट्रांजिटिव की कैटेगरी में डाल रहे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि इसका क्या मतलब है कि एक ही ट्रांजिटिव वर्ब का जो पैरेलल वर्ड होता है जो कि उसकी वजह ही से ड्राइव किया गया होता है, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स की कैटेगरी में डालते हैं। नेक्स्ट है प्रेपोजिशनल इफेक्ट, के कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स ट्रांजिटिव बन जाते हैं जब उनके साथ किसी प्रेपोजिशन को ऐड कर दिया जाता है। कैसे एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। पहली एग्जांपल है ही विल सून रन थ्रू हिज फॉर्च्यून। अब जो फॉर्च्यून ये है एक ऑब्जेक्ट, और रन थ्रू जो है कट्ठे का कट्ठा, इसका मीनिंग बनता है कंज्यूम। तो यहाँ पे रन थ्रू है जो वो एज अ वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, पूरे का पूरा फ्रेज रन थ्रू, इडियोमेटिक फ्रेज पूरे का पूरा रन थ्रू। अब अगर हम देखें तो रन जो है RUN, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इसी सेंटेंस में हम एक इंट्रांजिटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश करें तो वो बनेगा ही विल रन सून। यहीं पे हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, ही विल रन सून। तो एज अ जो रन है वो एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल हो गया, लेकिन यहाँ पे इंट्रांजिटिव नहीं बल्कि ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हो रहा है, और ट्रांजिटिव वर्ब की जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कैसे कर रहा है, क्योंकि रन के साथ हमने थ्रू जो प्रेपोजिशन है उसको लगाया, और उसको लगाने से क्या हुआ कि इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। मीनिंग क्या बन गया, कंज्यूम, खर्च करना। दूसरी एग्जांपल है प्लीज लुक इनटू द मैटर केयरफुली। अब मैटर जो है वो ऑब्जेक्ट है, लुक इनटू जो है वो एक वर्ब है, और यहाँ पे जो वर्ब का इफेक्ट है वो मैटर पे जा रहा है, जैसे ट्रांसफर हो रहा है, तो ये ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हो गया। लेकिन अगर हम गौर करें तो लुक जो है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन लुक के साथ जब इनटू लगा दिया तो लुक इनटू का मतलब हो गया इन्वेस्टिगेट। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई प्रेपोजिशन किसी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हम चिपका देंगे तो फिर वो जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो उस प्रेपोजिशन को साथ लेते हुए अपने मीनिंग में अपने मानी में जो है वो डिफरेंस उसकी आ जाता है, और उसकी वजह से वो इंट्रांजिटिव से ट्रांजिटिव बन जाता है। तो सिमिलरली तीसरी एग्जांपल है वो टॉक्ड अबाउट। अब टॉक जो है वो अकेला एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, या इंट्रांजिटिवली इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, लेकिन उसके साथ अबाउट का आना उसे ट्रांजिटिव बना रहा है। और वी टॉक्ड अबाउट द अफेयर सेवरल टाइम्स। अफेयर जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव जो है वर्ब उसकी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे नोट करने की छोटी सी बात है वो ये है कि प्रेपोजिशन ज़रूरी नहीं है कि एक अलग से प्रेपोजिशन साथ में जुड़ी हो सकता है कि प्रेपोजिशन एज अ प्रीफिक्स के साथ ही चिपकी हो। प्रीफिक्सेस अफिक्सेस में अगर हम पढ़ेंगे कि अफिक्सेस जो होते हैं उसमें कुछ प्रीफिक्सेस होते हैं, कुछ सफिक्सेस होते हैं, कि वो वर्ड के पहले जुड़ा हुआ जो वर्ड होता है उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, और किसी वर्ड के बाद में जो जुड़ा हुआ वर्ड होता है उसे हम सफिक्स कहते हैं। तो ये अफिक्सेस वाला जब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर तो उसमें इसको हम इन डिटेल देखेंगे। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब प्रीफिक्स का मतलब है साथ जुड़ा हुआ। तो जो प्रेपोजिशन है वो साथ में जुड़ा भी हो सकता है, कि वर्ब का हिस्सा ही हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो अलहदा से हो, जैसे कि पहली 3 एग्जांपल्स में है थ्रो, इन, टू, अबाउट अलहदा हैं। लेकिन अगर हम आखिरी लास्ट एग्जांपल्स देखें, शिवाजी ओवरकेम द एनिमी। अब यहाँ पे ओवरकेम जुड़े हुए हैं, एक ही वर्ड है, लेकिन यहाँ पे मेन जो वर्ब है वो ओवर है, और साथ में जो मेन जो वर्ब है वो केम है, और साथ में जो ओवर है वो एक प्रेपोजिशन है जो कि एज अ प्रीफिक्स आ गई है। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल में प्रेपोजिशन विद आ गई है स्टैंड के साथ, तो स्टैंड की दूसरी फॉर्म है स्टूड, ही ब्रेवली विद स्टूड द अटैक। तो यहाँ पे ये एज अ ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ विद स्टूड वर्ड, और इसके साथ ही स्टैंड के साथ ही जुड़ा हुआ जो प्रेपोजिशन है विद वो एज अ प्रीफिक्स आ रहा है। तो ये एज अ प्रीफिक्स के तौर पे भी आ सकती है प्रेपोजिशन, मतलब जुड़ी हुई भी आ सकती है, और अलहदा से भी, जैसे कि पहले 3 एग्जांपल्स में है। तो ये है प्रेपोजिशनल इफेक्ट।
नेक्स्ट है कोगनेट ऑब्जेक्ट या कोगनेट एक्यूजेटिव भी हम इसे कहते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं वो बाज़ औक़ात उनके उनका जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऐसा वर्ड होता है जो कि सिमिलर मीनिंग रखता है वर्ब की तरह। कैसे एग्जांपल से इसको इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पहले एग्जांपल है आई हैव फॉट अ गुड फाइट। अब जो फाइट है सेकंड वाला जो फाइट है वो एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, जो लास्ट में फाइट आ रहा है वो एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अगर हम गौर करें तो वो सिमिलर इन मीनिंग है किसके साथ, वर्ब के साथ। वर्ब क्या हमारा, वर्ब भी हमारा फाइट ही है कि आई हैव फॉट। अब ये फाइट की जो थर्ड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल हुई है फाइट फॉट फॉट, तो यहाँ पे सिमिलर इन मीनिंग कि हमारा वर्ब भी फाइट है और जो ऑब्जेक्ट है वो भी फाइट ही है। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल है ही लॉफ्ड अ हर्टी लॉफ। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लॉफ है और जो सब्जेक्ट है वो भी इन एक्चुअल लॉफ एक सब्जेक्ट कह रहा हूँ, जो वर्ब है वो भी इन एक्चुअल लॉफ है, जो कि एक सेम ही है, लॉफी ऑब्जेक्ट और लॉफी वर्ब। सिमिलरली तीसरी एग्जांपल में ड्रेम्ट, आई ड्रेम्ट अ स्ट्रेंज ड्रीम। अब ड्रेम्ट जो है वो सेकंड फॉर्म है, ड्रीम की यहाँ पे इस्तेमाल हुई हुई, तो ड्रीम एक्चुअली हमारा वर्ब है और जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो भी ड्रीम ही है, तो यहाँ ड्रीम दोनों ऑब्जेक्ट और वर्ब दोनों ड्रीम, तो सिमिलर इन मीनिंग। ऑब्जेक्ट जो हो गया वो सिमिलर इन मीनिंग हो गया। तो जब ये वाली कंडीशन हो तो हम जो ऑब्जेक्ट होता है उसे कहते हैं कोग्नेट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो एज अ एक्विजिटिव केस होता है उसका। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा अगर नाउन हो तो उसको हम कहेंगे कि वो एक्विजिटिव केस में है। केस, अगर केस वाला चैप्टर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो। जब कोई नाउन, मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब कोई नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा हो तो उसे हम कहते हैं एक्विजिटिव केस। तो जब ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन हो यहाँ पे तो वो उसका जो केस होगा वो एक्विजिटिव केस होगा, इसलिए हमने इसको कहा कि ये कोग्नेट एक्विजिटिव भी कहलाता है और उसे कोग्नेट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है एडवर्बियल ऑब्जेक्ट या एडवर्बियल एक्विजिटिव इसे कहते हैं। तो जब कोई नाउन एडवर्बली यूज हो रहा हो, एडवर्बली क्या होता है कि किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए जब कोई नाउन इस्तेमाल हो रहा हो और शो किस चीज़ को कर रहा हो, टाइम को, प्लेस को, डिस्टेंस को, वेट को या वैल्यू को, तो उस सूरत में जो नाउन एज अ एडवर्बली यूज होगा उसे हम एडवर्बल ऑब्जेक्ट भी कहेंगे या एडवर्बल एक्विजिटिव भी कहेंगे। कैसे एग्जाम्पल से देखते हैं कि पहली एग्जाम्पल है ही हेल्ड द पोस्ट 10 ईयर्स। अब यहाँ पे 10 ईयर्स जो है वो किसको शो कर रहा है, टाइम को। दूसरी एग्जाम्पल है ही वेंट होम, तो होम क्या है, प्लेस। ही स्वैम अ माइल, माइल क्या है, डिस्टेंस। ही वेज 7 स्टोन, 7 स्टोन क्या है, एक वेट है। तो ये टाइम, प्लेस या डिस्टेंस को जब डिनोट कर रहा हो तो उसको हम कहेंगे कि एडवर्बल ऑब्जेक्ट या एडवर्बल एक्विजिटिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है वो नाउन। लास्ट टॉपिक है 20th चैप्टर का कि ट्रांजिटिव वर्ब्स विच आर यूज्ड एज इंट्रांजिटिव वर्ब्स। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं, बल्कि पहले ही हमने एक डिटेल में पढ़ा है कि जो वर्ब्स हैं उनको हम ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव नहीं कहेंगे। कह भी लें कोई इशू नहीं है, लेकिन हम उसे बेहतर ये है कि उसे ये कहें कि एक जो वर्ब है वो ट्रांजिटिवली यूज हुआ है या इंट्रांजिटिवली, क्योंकि उसका यूज है जो उसको कैटेगरी देता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर वर्ब्स ऐसे हैं जो कि दोनों कैटेगरी में एट अ टाइम फॉल कर रहे होते हैं, एट अ टाइम दोनों कैटेगरी में वो मौजूद होते हैं। कैसे एग्जांपल्स हमारी दोनों बॉक्सेस में देखें कि एक ही वर्ब ही ब्रोक द ग्लास, दूसरी एग्जांपल इंट्रांजिटिव वाले बॉक्स में द ग्लास ब्रोक। अब यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो एक ही है, ब्रेक है वर्ब, तो ब्रेक यहाँ पे पहले बॉक्स में एज अ ट्रांजिटिव इस्तेमाल हो गया और दूसरे में एज अ इंट्रांजिटिव। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल है बर्न्ड। अब यहाँ पे बर्न्ट जो है, जो कि बर्न की फॉर्म है, तो बर्न जो है हमारा BURN बर्न, बर्न जो है वो यहाँ पे ट्रांजिटिवली और दूसरी इंट्रांजिटिवली भी इस्तेमाल हो रहा है। ही बर्न्ट विद शेम, तो यहाँ पे इंट्रांजिटिवली इस्तेमाल हो गया बर्न जो है। तीसरी एग्जांपल है ओपन ऑल द विंडोज। यहाँ पे ओपन जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ और इंट्रांजिटिव के तौर पे कैसे इस्तेमाल होता है, द शो ओपन्स, तो यहाँ पे इंट्रांजिटिवली इस्तेमाल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि वर्ब्स वही सेम है, ब्रेक, बर्न और ओपन, लेकिन उनका जो इस्तेमाल है वो उन्हें डिफरेंट कैटेगरी में डाल रहा है। तो बेहतर ये है कि किसी भी वर्ब को हम ये कहें कि वो ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ है या इंट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ है।
बजाय इसके कि हम ये कहते फिरें कि कोई वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। हम ये नहीं कह सकते कि जो ब्रेक है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि वो तो इंट्रांजिटिव भी है, तो उसकी कैटेगरी तो नहीं बनी ना। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि फलां सेंटेंस में ये जो वर्ब ब्रेक इस्तेमाल हुआ है ये एज अ ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है या ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ है, या फलां सेंटेंस में ये एज अ इंट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 20 कंप्लीट होता है।